जल परी और राजकुमार। एक समय की बात है, एक शाही जहाज एक तूफान में कहीं लापता हो गया। महाराजा रेनन और उनके नाविकों ने बहुत कोशिश की खुद को आजाद कराने की, पर उनका जहाज समुद्र में एक बहुत बड़े चट्टान के बीचों बीच फंस गया। जल्द ही हवाएं और प्रबल हो गईं और जल स्तर बढ़ने लगा। नाविक घबरा गए और वो अपनी अंतिम प्रार्थनाएं करने लगे। कृपया हमारी मदद करें, इस दुख की घड़ी में हमें इस भयंकर तूफान से बचाएं। तभी ऊंची लहरों में से एक जल परी प्रकट हुई। ओ महान राजा, मुझे बहुत ही दुख हो रहा है आपको इस दयनीय स्थिति में देखकर। मैं आपको और आपके जहाज को आजाद कर सकती हूँ। राजा रेनन की आंखें उम्मीद से चमकने लगी। पर उसके बदले आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मुझे अपना पहलौठा बच्चा देंगे। महाराजा रेनन को बहुत दिनों से इंतजार था अपने बच्चे को बाहों में भरने का, और अब अपने वारिस को दे देने के विचार ने ही उनकी आंखों में आंसू ला दिए। अपने नाविकों के घबराए हुए चेहरों को देखकर राजा ने जलपरी का सौदा स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैं सहमत हूँ। जैसे ही उसने उसे स्वीकार किया, एक बहुत बड़ी लहर आई जो जहाज को चट्टान से उठाकर खुले समुद्र में ले गई। कुछ महीनों बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। महाराजा रेनन बहुत अरसा पहले जलपरी को दिए अपने वादे को भूल चुके थे। ये कितना सुंदर बच्चा है। मैं इसका नाम रखूंगा राजकुमार एरन। राजकुमार एरन बड़ा होकर एक बहुत ही शक्तिशाली और सुंदर राजकुमार बना, और जल्दी ही उस वादे की याद राजा रेनन को आ गई। हमारा राजकुमार अच्छा प्रशिक्षण पा चुका है। हमें इसे अब खुले संसार में भेजना चाहिए। उसे यहाँ महल में रखना हमारी बेवकूफी होगी, क्योंकि ये पहली जगह है जहाँ जलपरी से ढूंढने के लिए आएगी। मैं आपसे सहमत हूँ। राजकुमार एरन को बुलाया गया और उन्होंने उसे सब कुछ बताया। वो संसार भर में घूमने के ख्याल से ही बहुत खुश हो गया। पिताजी, मैं आपकी बुद्धिमत्ता का आदर करता हूँ और तुरंत ही यात्रा की तैयारी करता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसने अपने माता पिता को अलविदा कहा और वो इस यात्रा पर निकल पड़ा। पूरा दिन वो चलता रहा, छोटे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर, पक्षियों और गिलोरियों के साथ आनंद उठाते हुए, पर जल्द ही वो थक गया। मुझे थकान महसूस हो रही है। मैं आराम करता हूँ और अपने शाम का भोजन करता हूँ। जैसे ही वो जगह ढूंढी जहाँ वो सो सकता था, एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। राजकुमार डर गया और उसके सामने खड़ा था एक जानवर जिसका सिर शेर का था, शरीर एक भालू का और एक हमिंग बर्ड के पंख। तुम यहाँ क्या कर रहे हो लड़के? मैं जलपरी से भाग रहा हूँ। और मैं कुछ खाने की तलाश में हूँ। मेरे पास भोजन है, मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। तो फिर मुझे दे दो, क्योंकि मेरे खाने का समय हो गया है और वक्त बीत चुका है। मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमार एरन ने तुरंत अपने बैग में से कुछ ब्रेड और फल निकाले और उस जानवर को दिए। जानवर वो खाना एक ही निवाले में गटक गया। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट था। मुझे खुशी है कि उसकी जगह पर मैं नहीं था। तुम मजाकिया हो। मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा, ये लो। मेरे पंख में से एक पर निकालो। इसे यदि तुम अपने जेब में रखोगे तो जब तुम्हारी इच्छा होगी तुम एक शक्तिशाली शेर, एक बड़े भालू या एक तेज उड़ने वाली चिड़िया का तुरंत ही रूप इख्तियार कर सकते हो। राजकुमार एरन ने जानवर का उस उपहार के लिए धन्यवाद किया और उसे अलविदा कहा। जब वो चल रहा था, वो सोच रहा था, मैं सोच रहा हूँ कि एक शेर बनकर कैसा लगता होगा। तुरंत ही वो एक शक्तिशाली शेर में परिवर्तित हो गया। अपने बड़े बड़े पंजे और गर्दन के शाही बालों को देखकर उसने खुशी से अपनी पूंछ फैलाई। बढ़िया, मुझे शेर बनना पसंद आया। जंगल का राजा। राजकुमार एरन कुछ देर चला और फिर उसने स्वयं से विचार किया। मैं सोच रहा हूँ कि भालू बनकर कैसा लगता होगा। जैसे ही उसने ये कहा, वो परिवर्तित हो गया एक बड़े भालू में जिसका मोटे बालों वाला चमड़ा था। क्या बात है! खबरदार रहना मधुमक्खियों, मैं तुम्हारा शहद खाने आ रहा हूँ। फिर कुछ देर बाद राजकुमार एरन ने स्वयं से सोचा,
पक्षी बनना बहुत ही अलग होता होगा शेर या भालू बनने से। मुझे इसे तुरंत ही आजमाना चाहिए। ऊपर उड़ते हुए पक्षी की तरह आजाद राजकुमार के हर्ष की सीमा न रही। जल्द ही वो एक बहुत बड़े राज्य में पहुंचा और वहां जाने का फैसला किया। वो सीधा उड़कर महल गया और एक हॉल में वो देखा कि कुछ लोग खाना खा रहे हैं। वहां वो अपने मूल रूप में वापस आ गया और वहां चलकर गया उस बातचीत को सुनने के लिए जो वहां हो रही थी। राजा थक गया है राजकुमारी के लिए वर ढूंढते ढूंढते। उसने कतार लगा दी संसार के सबसे सुंदर राजकुमारों के चित्र की, पर उसे उनमें से कोई पसंद नहीं आया। इस तरह वो उन्हें कैसे एक वारिस दे पाएगी? अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं उस पहले ही राजकुमार से शादी कर लेती जो मेरा हाथ मांगता। ये तुम्हारी कामना है। नौकरानियों ने कुछ और चुगली की, पर राजकुमार एरन पहले से ही उन्हें सुनना बंद कर चुका था। वो एक पक्षी में तब्दील हो गया राजकुमारी को ढूंढने के लिए। वो किले पर ऊपर उड़ता गया और खिड़कियों से झांककर राजकुमारी के कमरे को ढूंढा। जब अंत में उसे वो मिला तो वो सीधा उड़कर अंदर गया और जैसे ही वो उड़कर आया वो वापस मनुष्य में तब्दील हो गया। तुम कौन हो? डरिए मत राजकुमारी, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। और राजकुमारी अब डर नहीं रही थी। राजकुमार एरन ने खुद के बारे में उसे हर बात बता दी। वाह! कमाल है ना? राजकुमारी मुस्कुराई। तुम मुझे पसंद आए। एक बात बताऊं, मेरे पिताजी युद्ध के लिए जा रहे हैं और वो अपनी तलवार पीछे छोड़ जाएंगे मेरे कमरे में। कोई भी व्यक्ति जो मेरे लिए वो तलवार लाएगा उससे विवाह में मेरा हाथ मिलेगा और मैं चाहती हूँ कि तुम वो व्यक्ति हो। और वो मैं ही होऊंगा। मैं राजा के साथ युद्ध में सवारी करूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। राजकुमार एरन चला गया और राजा की सेना में एक पद पा लिया। और जैसा कि राजकुमारी ने पहले ही बताया था, 3 दिन बाद वो युद्ध के लिए कूच कर गए। वो शहर बहुत पीछे छूट गए थे। जब राजा ने ये समझाया कि वो अपनी तलवार भूल आया था, बहुत से अपनी तलवार निकाल कर लाए राजा के लिए, पर उसने वो नहीं लिए। मैं अपनी तलवार के सिवाय किसी और की तलवार के साथ युद्ध पर नहीं जा सकता। पहला व्यक्ति जो मेरी बेटी के कमरे से उसे मेरे पास लाएगा, वो न केवल उसे अपनी पत्नी के रूप में पाएगा, बल्कि मेरे बाद मेरे राज्य पर राज भी करेगा। इस पर बहुत से सेनापति मुड़ गए और वापस शहर की ओर घोड़ों पर कूच कर गए। उनमें था एक दुष्ट रेड नाइट जो जाना जाता था बहुत से बेईमानी के हथकंडे अपनाने के लिए। जब वे घोड़ों पर सवार जा रहे थे, राजकुमार एरन को एक बेहतर योजना सूझी। उसने दूसरों को आगे जाने दिया और फिर स्वयं को शेर में तब्दील किया और बहुत ऊंची आवाज में दहाड़ा। उसकी जोरदार दहाड़ सुनकर दूसरे सेनापतियों के घोड़े बेकाबू हो गए, जबकि राजकुमार एरन किले की ओर बढ़ चला। जब वो किले पर पहुंचा, उसने खुद को पक्षी में तब्दील कर दिया और सीधा राजकुमारी की खिड़की से उड़कर अंदर गया। दरअसल मैं यहाँ पर तलवार के लिए आया हूँ राजकुमारी जी। ओह एरन, तुमने ये कर दिखाया। ये रही मेरे पिताजी की तलवार। अब जाओ, युद्ध को जीतो और मेरे पास वापस आओ। जैसी राजकुमारी की आज्ञा हो, पर याद रखिएगा, यदि मैं किसी कारणवश वापस नहीं आया तो ये जान लीजिएगा कि मैं कहीं फंस गया हूँ। सागर तट पर जाना और अपना गाना गाना ताकि तुम्हारी आवाज मुझे तुम तक पहुँचा सके। राजकुमारी ने सिर हिलाया और उसे अपनी शाही अंगूठी का आधा भाग दिया। उसने उसके हाथ को चूमा और खिड़की से उड़कर बाहर चला गया। कुछ देर तक उड़ने के बाद राजकुमार एरन को प्यास लगी और उसने पास के एक झरने पर रुकने की ठानी, पर वो ये नहीं जानता था कि पास ही में वो जलपरी तैर रही है। जैसे ही वो पीने के लिए झुका, जलपरी ने लहरों को उत्पन्न किया कि वो उसे जकड़ ले और वे दोनों तल के नीचे गायब हो गए। कुछ देर बाद वो रेड नाइट जो इस झरने के पास से गुजर रहा था, उसने पानी पीने के लिए रुकने का फैसला किया। वो तट पर उस तलवार को देखकर बहुत खुश हो गया। अरे वाह, लगता है आज मेरा भाग्यशाली दिन है। उसने तुरंत उसे उठाया और राजा के पास वापस घुड़सवारी करते गया और उसे ये पेश की। युद्ध के बाद राजा अपने लोगों के पास वापस आया, जिन्होंने उसका धूमधाम से स्वागत किया। जब राजकुमारी ने ये देखा कि उसके पिता के पीछे घुड़सवारों में राजकुमार एरन नहीं था, तो उसका दिल डूब गया। रेड नाइट ने युद्ध में अपनी बहुत बहादुरी दिखाई और इसके शुरू होने से पहले ही वो मेरी तलवार भी लेकर आया। और जैसे कि मैंने वादा किया था, कल उसका मेरी बेटी से विवाह होगा, धूमधाम से। पूरा दरबार हर्षोल्लास में डूब गया। हर कोई
कोई खुश था सिवाय भावी दुल्हन के। तो उस दिन बाद में वो समुद्र तट पर गई और सागर के सामने दिल खोलकर गाया। कहाँ हो तुम मेरे राजकुमार, कहाँ हो तुम, मेरे पास वापस आओ मेरे राजकुमार। मैं तुम्हें याद करती हूँ, मेरा हृदय तुम्हारे लिए तरस रहा है। गहरे समुद्र में जल परी ने राजकुमार को लिटाया हुआ था समुद्री काई के बिस्तर पर। जैसे ही उसने राजकुमारी का गाना सुना, उसने कहा, देखो तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे लिए कैसे गाने गा रही है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। पर मैं सुन सकती हूँ। हम जल परियों को सब कुछ पता होता है, उसका जो सतह के बाहर होता है। ये संभव नहीं है, मुझे तुम्हारा यकीन नहीं। क्या तुम्हें इस पर विश्वास नहीं कि हम जल परियां सतह के पार सब कुछ सुन सकते हैं? नहीं, और मुझे ये विश्वास नहीं कि वहाँ पर कोई गा रहा है। मैं जानता हूँ तुम बस मेरे साथ बातचीत करने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हारे सामने साबित कर दूंगी, मूर्ख इंसान। तो जल परी उसे सतह के थोड़ा नजदीक ले गई। क्या अब तुम सुन सकते हो? नहीं, मुझे पानी की तेज धार के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जल परी उसे और ऊपर ले गई। अब क्या ख्याल है? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, केवल लहरों के टकराने का शोर है बस। तो जल परी उसे उसी सतह पर ले गई। मुझे पता है अब तुम उसे सुन सकते हो। एक बात बताऊं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुरंत ही उसने स्वयं के लिए कामना किया कि वो एक पक्षी बन जाए, और वो जल परी के चंगुल से छूटकर निकल गया। नहीं! राजकुमार एरन अपनी पूरी ताकत लगाकर उड़ा अपनी प्रेमिका की ओर। उसे देखते हुए राजकुमारी खुशी से खड़ी हो गई। तुम्हारा प्रेम मुझे वापस लेकर आया है। तुम्हें वापस पाकर मैं बहुत खुश हूँ, पर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है मेरे प्रिय। चलो शीघ्र ही महल चलते हैं। जब वो महल पहुँची, राजकुमारी ने घोषणा की, पिताजी, ये मनुष्य जो यहाँ है वो रेड नाइट से महान होने का दावा करता है। मेरे ख्याल से इसका दिमाग फिर गया है। हे, ये थोड़ी सख्ती है, क्या तुम नहीं सोचती? श्रीमान, मुझे पता है आपने बहुत सा जादुई ज्ञान इकट्ठा कर लिया है। ये व्यक्ति दावा करता है कि वो शेर में बदल सकता है। क्यों ना उसे दिखाओ कि ये कैसे किया जाता है। अब रेड नाइट ने जादू की एक भी किताब नहीं पढ़ी थी, और वो ये विश्वास करता था कि वो किसी से भी बेहतर है। उसने कोशिश दर कोशिश की, मुंह बनाया और रोया। ओह, ये देखना बहुत ही दुखदाई था। मुझे लगता है शेर बनना बहुत मुश्किल है। क्यों ना भालू बनने की कोशिश करो? फिर से रेड नाइट ने कोशिश की और वो असफल हुआ। मेरे ख्याल से हम बहुत बड़ी बड़ी बातों की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों ना तुम थोड़ी सी कोशिश और कर लो और एक पंछी बन जाओ? असल में क्या तुम सच में शेर में बदल सकते हो? जैसे ही उसने ये कहा, राजकुमार एरन ने स्वयं को शेर में बदल लिया और अपनी पूरी ताकत से दहाड़ा। दरबार के सभी लोग कांप गए, पर राजा जरा भी नहीं झपका। भालू के बारे में क्या ख्याल है? और लो, शेर की जगह भालू खड़ा था। और अंत में एक पक्षी। और पलक झपकते ही वो बड़ा सा भालू एक छोटी सी हमिंग बर्ड में बदल गया। राजा ने ये सब बहुत हर्षित होकर देखा, क्योंकि वो जान गया था कि उसकी बेटी की क्या चाल है। क्या यही वो व्यक्ति है जो तलवार लाया था? हाँ, यही वो है। यही वो व्यक्ति है जो मेरे कमरे में आया, और मैं केवल इसी से विवाह करूंगी। राजकुमारी ने राजा को सब कुछ बता दिया। ये जानकर के रेड नाइट ने उससे झूठ बोला था, उसने उसे तहखाने के कैद में भेज दिया। अगले ही क्षण उसने दो प्रेमियों के विवाह का ऐलान किया, और हर कोई एक बार फिर हर्षोल्लास में डूब गया। एक नई दावत दी गई, और इस बार राजकुमारी ने भी इसका आनंद लिया।